एकदम से क्या हुआ? जंग जो है वो छिड़ गई, और जंग भी ऐसी कि जिसने पूरे खित्ते को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। 47 साल की ये वॉर है आइडियोलॉजिकल फ्रेम में। 30 मिलिट्री बेसिस पे अमेरिकन कमांडर्स ने खिताब करते हुए कहा है कि रेडी टू फाइट, इट्स गॉड्स डिवाइन प्लान। अचानक से एक ऑपरेशन लॉन्च होता है इजराइल की तरफ से जिसका नाम सामने आता है कोड नेम। याद रखें, ये कोड को डी कोड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पीछे क्या चल रहा है। उसका नाम होता है राइजिंग लाइन। इसने जो ऑपरेशन किया ना, वो आयतुल्लाह के कंपाउंड पे एंथ्रोपिक एआई क्लॉड को दी गई। जब उसे टेस्ट किया गया कि फलां बंदा निकल के उस गाड़ी में बैठेगा, फलां निकल के उस गाड़ी में बैठेगा, फलां उस 30 गाड़ियों में 30 लोग बैठते हैं, और एआई किसी को भी गलत जो है पिन पॉइंट नहीं करती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब फैसला कोई जनरल नहीं करेगा, एआई क्लॉड करेगा। एआई क्लॉड ने कहा 9:40 पे 30 सेकंड में लॉक करके इंगेज कर दें। ये कॉज बेस्ड लड़ाई है और ये ख़त्म नहीं होगी। याद रखें, ये एंड गेम इसकी नहीं है जब तक वो ज़हूर नहीं हो जाता। और यही बात आयतुल्लाह अली खामनाई करते थे। दज्जाल आपके मुताबिक शख्सियत है या सिस्टम है? आयतुल्लाह अली खामनाई इस चीज़ के बारे में पहले ही कहते थे। उनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, तो उनके अल्फाज हैं दज्जाल। तो इंटरव्यू वाला पूछता है दज्जाल एंटी क्राइस्ट कौन है, और वो 3 दफ़ा कहते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिका। आयतुल्लाह अली खामनाई उसामा जानते थे उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी मौत कीमती है। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत शौक था अनप्रडिक्टेबल कहलाने का। अनप्रडिक्टेबल के सामने अनप्रडिक्टेबल खड़ा हो गया। अब समझ नहीं आ रही क्या करना है। दंदल पड़ गए, आप कहते हैं ना निकल सकता है ना आगे तक जा सकता है। जितने टारगेट उन्होंने हिट किए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें चाइनीज़ जो हैं उनको उनके साथ कॉपरेशन कर रहे हैं। बड़े मजे का रोल प्ले करते हैं ऑफ कोर्स। और मैं बताऊं, चाइनीज़ और रशियन जो है उनके लिए ये वॉर एक तोहफा है। रशिया बड़ा खुश है। वो कह रहा ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया, मैं तुम्हें निबड़ लूंगा, तुम नेटो जो कुछ हो तुम्हारा कर लूंगा। उनको तो अपनी पड़ गई ना। वो देखिए अब बयान क्या आ रहे हैं उनके, वो खलीजी ममालिक सारे कह रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो हमें छोड़ के अब इस जंग में झोंक के अब जाके बैठ गया इजराइल की रखवाली करने। कहते हैं ये सेफ हेवन तस्वुर किया जाता था इन्वेस्टमेंट में। पाम जमेरा पे मारा है उन्होंने, जहाँ पे बड़े बड़ों ने सेफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने भी की हुई हैं। इन्होंने क्यों काम नहीं किया अपनी फौज के ऊपर? बादशाहतों को हमेशा खतरा होता है कि आर्मी चीफ कहेगा चलो। कतर पे जो अटैक हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कतर तो उनके बगल बच्चा था। उन्होंने साबित किया है कि भाई इसकी बारी ख़त्म होती है ना तो नंबर तुम्हारा लग गया। वही सबसे बड़ा कंट्री है मिडल ईस्ट का जिसने इजराइल को तस्लीम किया। पाकिस्तान के बयान भी बड़े शानदार किस्म के आ गए हैं। इसके अंदर ना एक नुआंस है, और वो क्या है, एक ऐसा मुल्क तो पाकिस्तान है जिसके पास इस्लामी बम का नाम लिया गया। तो इसका मतलब है क्या उसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है हमारे साथ भी है। और वो वॉर को ना हमारे दरवाजे तक उसामा लेके आ नहीं रहे, लेके आ गए हैं। 12 जून को उनके F-35 स्टाइल टेक्नोलॉजी के तैयारे हमारे बॉर्डर से वापस गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है एक ऐसे वक्त में जो मोदी अभी 26 को मिल के आया और उसके एक दिन बाद उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया। ये एक बड़ा नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा टी पॉडकास्ट। मैं उसामा टी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान बड़ाई साहब। गुज़िश्ता दिनों में 89 न्यूज़ पे एक प्रोग्राम होस्ट कर रहा था, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई उस्मान बड़ाई साहब से। और यकीन जानिए कि लंबे अरसे के बाद इतनी मुदल्लल, इतनी शानदार और इतनी इल्म से भरपूर गुफ्तगू करने वाले साहब से मेरी मुलाकात हुई। बड़ा मैं मुतासिर हुआ और मैंने फ़ौरी नंबर लिया उस्मान भाई का, और मैंने इनको कॉल करके पहले तो बताया, अपने एहसासात बताए कि इतना अच्छा आपने जो है वो बातचीत की। और फिर मैंने इनको दावत दी कि पॉडकास्ट में शिरकत कीजिए, ताकि हम इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका जो जंग है और जो खलीजी ममालिक उसका शिकार हुए और पूरी दुनिया इस वक्त स्टेक पे है और रिस्क पे है, इसके ऊपर बात करें। और फिर हम इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी उस्मान भाई की, कि वो इस बात से मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल जंग है जिसके अंदर तीनों बड़ी जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं, इस्लाम के, ईसाईयत के और जो इसके हैं यहूदी हैं, ये सारे जो है वो एंड ऑफ टाइम्स की तरफ बात जा रही है। ये सारे इशारे जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। तो आज हम जो बात करेंगे आपके साथ, वो कुछ इनसाइट बताएंगे आपको इस जंग का। उसके साथ साथ आपको बताएंगे दज्जाल के हवाले से, उसके साथ साथ आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बताएंगे, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आपके कीमती जो है वो अपना
मुझे टाइम देने के लिए और कीमती अल्फाज मेरे लिए सुवेनियर से कम नहीं है जो नहीं, आपने बात बहुत की है। आपके आप माशाल्लाह जितनी रिसर्च, और मैं आज भी देख रहा हूँ कि जितनी तैयारी के साथ आप माशाल्लाह आए हुए हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो इतना इतना इतनी जो है वो प्रिपरेशन के साथ आते हैं। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि हो क्या रहा है, ये किस तरफ मामला चला गया है कि ईरान को इतना बड़ा खतरा भी नज़र नहीं आ रहा था इसराइल के लिए, कि आप कह लीजिए कि इनके कोई जो है वो जी बड़ी इन्होंने तबाही कर लेनी है, अमेरिका तक तो रसाई भी ज़ाहिर है कि उस तरह से मुमकिन नहीं है। तो और तीसरा दौर भी आप कह लीजिए कि इख्तिताम पजीर हुआ बातचीत का, और तकरीबन मामला जो है वो सेटल डाउन थे। एकदम से क्या हुआ कि जंग जो है वो छिड़ गई, और जंग भी ऐसी कि जिसने पूरे खित्ते को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया। जी, मेरे ख्याल में एकदम से तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले बात की थी कि सिविलाइजेशनल और आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर इज़राइल इसे शेप करता है पूरी वॉर को है। और याद रखें, ईरान से मुतल्लिक उनका ऑब्सेशन बहुत पुराना है। उन 1979 में जब रेवोल्यूशन आया, उससे पहले इरानियन जो थे इज़राइल के कैंप में थे। उस वक़्त उनकी लड़ाई जो थी शाह वो के सुन्नी ज़माने में ना, सुन्नी शाह हाँ, ईरान के शाह ज़माने में, ईरान के यस। बिल्कुल सुन्नी वर्ल्ड के साथ उनकी लड़ाई थी। 79 के अंदर एक आइडियोलॉजी की बेस पे इनकलाब आता है और उसके अंदर वो शैतान के तौर पे पेंट करते हैं इज़राइल को। और इज़राइली जो हैं वो तौरात जो है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करते हैं कि जो मॉन्स्टर है जो कि परसिस्टेंटली आएगा, एमलेक एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने गज़ा के अंदर इस्तेमाल किया। एमलेक का मतलब है एक ऐसा दुश्मन जो बार बार आएगा, रीसर्फेस करेगा और आपने उसे क्रश करना। वो लफ्ज़ उन्होंने जो है दे दिया आयतुल्लाह हमीनी की तरफ है। अभी तो खामेनाई उनके बाद थे। अब ये चीज़ चलती है और आप देख लें पूरा फ़लस्तीन का काज़ सुन्नी वर्ल्ड से निकल के चला जाता है ईरानियों के हाथ में, और तब से यौमुल कुद्स की रैली निकलती है। सुन्नी वर्ल्ड पीछे चली गई। अभी इब्राहिम अकार्ड के अंदर, इब्राहिमी मुआहदों के अंदर वो जा रहे हैं। अब इससे समझना शुरू करें, 47 साल की ये वॉर है आइडियोलॉजिकल फ्रेम में। मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में, बैकग्राउंड के अंदर। 12 जून जी। छठा दौर ओमान के अंदर जारी है। अचानक से एक ऑपरेशन लॉन्च होता है इजराइल की तरफ से जिसका नाम सामने आता है कोड नेम। याद रखें, ये कोड को डी कोड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पीछे क्या चल रहा है। उसका नाम होता है राइजिंग लाइन। अब 79 से पहले जो झंडा था ईरानियों के हाथ में, उसके ऊपर एक सूरज बना हुआ है, सूरज के पीछे एक शेर है, और ये पर्शियन एम्पायर का सिंबल है। और वो जो जरतश थे, आतिश परस्त, जी। ठीक है। अब इसमें इस्लाम का कोई वो चीज़ नहीं है। इज़राइल चाहता है वही सारे का सारा जो फ़लसफ़ा है पर्शियन एम्पायर का, जो सेकुलरिज़म की बात करता है, जो दीन लादीनियत की बात करता है, इल्हाद की बात करता है, वो दोबारा से यहाँ के ऊपर आ जाए क्योंकि वो उन्हें फ़ेवर करता है, ठीक है। अब वो पूरे का पूरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 12 रोज़ा जंग जो है ख़त्म हो गई। लेकिन इज़राइल ने अभी भी जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका कोड नेम उससे डिफरेंट नहीं रखा, लाइन्स रोर रखा। और उसके अंदर इनकलाब की बात करते हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं बगावत के ऊपर। रजीम चेंज के रजीम लिए। चेंज अमेरिका का पहले भी था मिडनाइट हैमर, और अभी भी जिस तरह से वो फ्यूरी का उन्होंने नाम रखा है वो इररिलेवेंट है। असल ऑपरेशन का नाम रखा है ईरान ने, फतह हैबर। याद रखें, इजराइल में जब बड़े प्रोटेस्ट होते हैं तो एक पोस्टर उठाया जाता है जिस पे लिखा होता है खैबर वाज योर लास्ट विक्ट्री। और क्या जो बैकग्राउंड है इसका, ये भी नाज़रीन बैकग्राउंड है कि मौला अली को अल्लाह के नबी ने जब अलम दिया कि कल खैबर वो फतह करेगा जिसको मैं झंडा पकड़ाऊंगा, और हज़रत अली को अशोब चशम था जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौबे दहन से जो है वो ठीक हो गया, और आपने जाके वहाँ पे मरहब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इज़राइली आज भी 1300 साल, या यहूदी आप कह लें, सारे यहूदी तो नहीं लेकिन जो हार्ड लाइनर है वो 1300 साल बाद भी मातम करते हैं कि इन्होंने खैबर में हमें जिस तरीके से अली ने हमारे जो लीडर था मरहब उसे काटा था, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो ईरान को फिक्स करते हैं आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर। और याद रखें, मैं जब आपसे बात कर रहा था ना, ये बात ऐसे नहीं कर रहा था कि ये इमोशनल कोई ग्राउंड के ऊपर एक रेट्रिक है। अभी देख लें, मैं आपको अपने नाजरीन को बता पाऊँ, वो इसको गूगल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की 5 दिन पहले की स्टेटमेंट है, हम एक ऐसे मुल्क से वॉर में है जिसने हमारी सिविलाइजेशन को चैलेंज किया। याद रखें उसामा साहब, ये रेट्रिक जो है ना, ये बयानिया जो है, ये सलीबी जंगों के वक्त बादशाहों का था, यूरोप जो था उनका, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वक्त ठीक का। है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वक्त का। उसके बाद आते हैं मार्को रूबियो। मार्को रूबियो बयान देते हैं कि हम उस कौम के लोगों के साथ वॉर कर रहे हैं जिनके लीडर रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, मजहबी कार्ड खेलते हैं। उसके बाद आते हैं उनके वजीर दिफा पीट हेक्सेथ, वो सबसे ख़तरनाक बात करते हैं। वो कहते हैं हम एक ऐसे मुल्क को बता दें जो मुल्क
इस्लाम के प्रॉफिट की डिलूजनल प्रोफेसी को मानता है कि किसी इमाम महदी का ज़हूर होगा, हम इन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं एक्वायर करने देंगे। इसका जो तज्ज़िया दुनिया में हो रहा है, वो पर्टिकुलरली ईरानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पहली दफ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन को इलाकाई और सियासी बुनियादों की बजाय मज़हब और अकायद की बहस के अंदर से देखा जा रहा है। मतलब वो कंट्री जो कि सेकुलर हैं या वो कंट्री जो मगरिब हैं, सिर्फ़ वही न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर सकते हैं, और जो मुसलमान मुल्क हैं, उन तक न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो उनका हसूल मुमकिन नहीं। अब इसके अंदर ना एक नुआंस है, और वो क्या है, एक ऐसा मुल्क तो पाकिस्तान है जिसके पास इस्लामी बम का नाम लिया गया। तो इसका मतलब है क्या उसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है हमारे साथ भी है। और याद रखें ये वो पीठ हैक्स हैं उसामा जिनके जिस्म के ऊपर वो का वो निशान है पूरे का पूरा। और ये और इन्हें कहते हैं एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियन जो बिब्लिकन प्रोफेसी पे बिलीव करते हैं कि ग्रेटर इसराइल बन के रहेगा, सेकंड टेंपल जो है वो खड़ा होगा, और फिर जीसस की सेकंड कमिंग होगी, मसाया जो है उस वक्त आएगा। अच्छा, आपको जिनको पहले मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम कहते हज़रत हैं। ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे हम नाज़रीन को बता दें इन तीनों मज़ाहिब के बारे में। तीनों मज़ाहिब जो हैं वो इब्राहिमी रिलीजन है, आफाकी हैं, ठीक है, बड़ी कॉमनैलिटीज़ भी हैं। एक जो सबसे पहले हम ईसाइयत की बात करते हैं, ईसाइयत के अंदर एक फ़लसफ़ा है रप्चर। वो मानते हैं एक लड़ाई होगी जिसे कहते हैं हार्माजादून, आर्मागेडन होगी एक, ठीक है? उसको अच्छी तरीके, और उनका मानना ये है कि वो जीसस क्राइस्ट आएँगे और उनके साथ वो जो है ऊपर आसमान पे चले जाएँगे, क्योंकि कत्ल व गारत मैस लेवल की ऊपर होगी से अब। देख रहे होंगे, हाँ। बिल्कुल। सेफ अब रहेंगे। बिल्कुल, अब दूसरा ग्रुप है जो मुसलमानों का है, वो जो इमाम ज़माना, इमाम महदी का मुंतज़िर है, वो कहते हैं इमाम महदी आएँगे और शाम से ग्रुप आएगा, उसके साथ उनकी लड़ाई होगी और ये भी कोहे तूर के ऊपर चले जाएँगे, ठीक है? अब जो तीसरा ग्रुप है वो मसाया का इंतज़ार कर रहा है, और वो है यहूदी। उनको लगता है कि वो जो दुश्मन है उसको उससे पहले हमने मार देना है, एलिमिनेट कर देना है, जो क्लेम कर रहा है कि किसी ने आना है। वो इमाम ज़माना के नायब जितने हैं उन्हें मारने के लिए हरकत के अंदर आगे हुए हैं। और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, 2 दुनिया के अंदर जो हैं फ़लसफ़ा जो इनका यहूदियों का और मुसलमानों का जो पर्टिकुलरली शिया हैं, वो 2 ही एक ऐसी जो आप कह लें कि एंटिटीज़ को पुकार रहे हैं जो अभी तक नहीं आई, और वो काज़ बेस्ड हैं। इस वक़्त भी वहाँ पे यरूशलेम के अंदर यहूदी खड़े, रात का जो टाइम है, दीवारें गिरिया, वेलिंग वॉल जिसे कहते हैं, उसकी दीवारों के अंदर दर्ज़ें हैं छोटी-छोटी, उसमें पर्चियाँ रख रहे हैं और पुकार रहे हैं उन्हें, जो भी उनका है कि भई ये मसाया आएगा। और अभी 3 फरवरी गुज़रा उसामा साहब, 15 शाबान थी, शब बारात को पूरे पाकिस्तान की जो अहले तशी कम्युनिटी है, वो नहरों के, दरियाओं के किनारे चली जाती है और पूरे का पूरा ईरान जाता है, जिसमें वो पर्चियाँ डाल के ख़त एक तरह से लिखते हैं इमाम ज़माना को, आपका ज़हूर होगा। और ये प्रैक्टिस सिर्फ़ 15 को नहीं हो रही है, हर मंगल और बुध की रात को मस्जिद जिमकरान के अंदर रात को हाथ उठा के हज़ारों जो ईरानी हैं वो पुकारते हैं इमाम ज़माना को। ऑन वीकली बेसिस, वीकली बेसिस हज़ारों। मैं ट्वाइस अ वीक, मंगल और बुध। मंगल और बुध की रात को है। अच्छा, एक दफ़ा, ठीक एक है। दफ़ा, ठीक है, और बार-बार पुकारते हैं। ये कॉज़ बेस्ड लड़ाई है और ये ख़त्म नहीं होगी। याद रखें ये एंड गेम इसकी नहीं है जब तक वो ज़हूर नहीं हो जाता। और यही बात आयतुल्लाह अली ख़ामनाई करते थे। याद रखें आयतुल्लाह अली ख़ामनाई कौन है? वो कहते थे कि अभी इमाम जो हैं वो ग़ैबत में है और इमाम ज़माना जो हैं उनका जो नायब है वही आयतुल्लाह का दर्जा हासिल करेगा, जो इस वक़्त उनके बेटे की बात वहाँ पे हो रही है। जी। और इज़राइल कह रहा है जब-जब वो आएँगे हम तब-तब उन्हें एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, मैं अब बताता हूँ आपको कि अभी 4 दिन पहले क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ये क्रिश्चियन की बात है, जिसमें वो कहते हैं ये आके रहेगा। 4 दिन पहले बैत शम्स एक शहर है यरूशलेम और तेल अवीव के दरमियान। वहाँ पे 9 लोग मरते हैं जो ईरानी मिज़ाइल के अंदर है। वहाँ के ऊपर पहुँच के क्या कह रहे हैं? तोरा की कमांड को दोहराते हैं। वो कहते हैं रिमेंबर व्हाट अमालेक डिड टू यू, वी रिमेंबर एंड वी एक्ट। याद रखो वो जो मुस्तकिल दुश्मन ने तुम्हारे साथ क्या किया था, और वो मुस्तकिल दुश्मन को हमने याद रखा और हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। अब याद रखें ये भी बात कर रहे हैं तोरा की, वो बिब्लिकन प्रोफेसी बाइबल की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, पिछले से पिछले हफ्ते का भी जो अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने टकर कार्सन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं एवेंजेलिकल क्रिश्चियन हूँ और मैं क्रिश्चियन और आई डू बिलीव कि ग्रेटर जो इज़राइल है वो बन के रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं जेनेसिस का चैप्टर बाइबल के अंदर क्लेम करता है कि अल्लाह ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुम्हारे बेटे इसहाक को
दरियाए नील से फरात तक के दरमियान में जगह दूंगा जहां उनकी नस्ल आबाद होगी। अच्छा, हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे हैं, वो हैं इस्माइल, जिनकी औलाद है अरब, और वो है इसहाक, हज़रत इसहाक की औलाद है, ठीक है। अब माई हक्का भी कहता है कि ग्रेटर इसराइल के तहत मेरा ईमान है। याद रखें, फिर वही बात है, ये रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी वॉर है, की बात है, आइडियोलॉजी की है, कॉज बेस्ड। कॉज बेस्ड। उन्होंने कहा जॉर्डन, शाम, लेबनन, इराक और सऊदी अरेबिया कुछ हिस्सा, ये ग्रेटर इजराइल के अंदर आता है। और ये होगा, सेकंड टेंपल बनेगा तो जीसस क्राइस्ट की कमिंग होगी। हार्डकोर क्रिश्चियंस, और वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, जो अमेरिका का सदर बनता है, नो मैटर डेमोक्रेट है रिपब्लिक है, उस दीवार गिरिया के सामने छोटी स्कल कैप पहनता है और हाथ बांध के ऊपर याद करता है जीसस क्राइस्ट को। याद रखें, ये मजाक नहीं है, ये हम इसको इस तरह नहीं देखते कि पैसे की गेम है, पैसे की कोई गेम नहीं है, ये हार्ड कोर गेम है आइडियोलॉजी की। और टकर कार्सन ने इंटरव्यू किया टेड क्रूज का, जो टॉप का सेनेटर है रिपब्लिकन का। आप वो इंटरव्यू गूगल करके हमारे लोग देख सकते हैं। उसने कहा मैं तो पॉलिटिक्स में आया ही इसलिए क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं उसके लिए काज के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, इजराइल की प्रोटेक्शन करने के लिए। मतलब उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। अच्छा, एक ये ऐसा बंदा जो अमेरिकी सदारत का उम्मीदवार था, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा था 2016 में, वो कह रहा है टॉप का उनका एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो जिस तरह मैंने जमकरान की बात की, वो बात की, और अभी की, अभी मैं आपको थोड़ा सा अवाम को और बता दूं जी। होश उर्बा इफेक्ट है उसामा। अभी एक अमेरिका के अंदर काम कर रही है मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन है, टॉप की उनकी है, जिनका काम ये है कि जो मिलिट्री के लोग हैं उसमें ईसाई मुसलमान सारे हैं, उनकी कोई ऐसे आप उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर बात करनी। वो कहते हैं हमें परसों 201 ईमेल्स रिसीव हुई हैं जिसके अंदर 30 मिलिट्री बेसिस पे अमेरिकन कमांडर्स ने खिताब करते हुए कहा है कि रेडी टू फाइट, इट्स गॉड्स डिवाइन प्लान, ये अल्लाह का डिवाइन प्लान है जो हमने अनलिश कर दिया ईरान के ऊपर है। और साथ ही वो कहते हैं, याद रखें ये सारी की सारी होली वॉर का रेट्रिक है, आर्मागेडन, हर्माजदून, और प्रॉफिट की भी अल्फाज हैं। वैसे तो ये उलमा कराम की डोमेन है, कमी पेशी इसमें हो सकती है, ये लेकिन बिल्कुल सही। मुल्खमतुल उज़मा, जी, जी, ये जी। वो जिक्र है जो प्रॉफिट पीसी पॉनिम ने फरमाया हुआ है। सल्लल्लाहु और अलैहि उसके अंदर वो कहते हैं कि अमेरिकन ने, कमांडर्स ने ये सारी बातें की और मुसलमान जो आर्मी में अमेरिका की परेशान हो गए हैं कि क्या ये हमारे खिलाफ है, हर्माजदून, ये क्या वसल्लम। गुफ्तगू कर रहे हैं। याद रखें वो पैनिक हो गए हैं, और कई मुसलमानों ने कहा हम इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर ये वो वॉर है जो ये क्लेम कर रहे हैं, हम इसका पार्ट नहीं। और जो यहूदी हैं वो भी इस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं जो आर्मी के अंदर है। तो वहाँ की आर्मी के अंदर फॉल्ट लाइन का पता चल रहा है। ये 201 ईमेल्स जो आई हैं उसमें बता रहे हैं ये रेटरिक क्या है, और इसकी बड़ी वजह यह है डोनाल्ड ट्रंप का, चूंकि प्लान कोई भी नहीं था, प्लान ऑफ एक्शन, वो इसराइल ने उसे उतार लिया। एप्स्टीन फाइल में उनके कंप्रोमाइज होने की बात है, कुछ टेप्स हैं मोसाद के पास है। अब इस वॉर को जस्टिफाई करने के लिए वो मज़हब का एक औरा ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसराइल इस वॉर के अंदर बाकायदा मज़हब की वजह से ही है। नेतन्याहू ने बार बार कहा, और नेतन्याहू वो स्कल कैप पहनता है जब ईरान पे अटैक के हवाले से वो मीटिंग करता है। और आयतुल्लाह अली खामनाई इस चीज़ के बारे में पहले ही कहते थे उनके इंटरव्यू में 80 की दहाई से। उनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, तो उनके अल्फाज हैं दज्जाल। तो इंटरव्यू वाला पूछता है दज्जाल एंटी क्राइस्ट कौन है, और वो 3 दफ़ा कहते हैं अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। क्योंकि वो कहते हैं मैंने पूरी हिस्ट्री इनकी पढ़ी हुई है। ये चाहे साउथ अमेरिका के अंदर एंट्री करें, चाहे इन सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर नक्शे खींचें, यही वो है। और याद रखें आयतुल्लाह कहते थे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये मैस लेवल की सर्विलेंस करेगी और मैस लेवल की किलिंग करेगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो सीने में दिल नहीं, उसे तो पता नहीं ये टारगेट जो है ये छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, मिलिट्री ऑफिसर है, उसे कहा गया इसको मार दो, उसने मार देना है। मैं अगर आपको सामा बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्लॉड एंथ्रोपिक है, इसने जो ऑपरेशन किया ना वो आयतुल्लाह के कंपाउंड पे, वहाँ के ऊपर जो पास्चर स्ट्रीट जी। है, होश उड़ा देने वाली फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। 3 साल से आयतुल्लाह अली खामनाई के कंपाउंड के इर्द गिर्द 12 ट्रैफिक के सिग्नल हैं जिन्हें हैक कर लिया था इसराइलियों ने। और इसराइल के जो स्पेशल यूनिट है 8200, उसके लोग कहते हैं कि हम आयतुल्लाह के घर के बाहर तेहरान को ऐसे देखते थे जैसे ये यरूशलेम का एक महल है। और वो बंदा कहता है कि मेरे लिए तेहरान ऐसे था जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, क्योंकि हमने पैटर्न ऑफ लाइफ डिसाइड कर लिया था। और आयतुल्लाह के जो ड्राइवर थे उनकी गाड़ी का नंबर हमें पता था, वो क्या स्टॉक खरीद के घर लेके जाते हैं हमें ये पता था। उन्होंने कहा मैट्रिक टन्स ऑफ डाटा 3 साल में कलेक्ट किया गया इंफॉर्मेशन, और एंथ्रोपिक एआई क्लॉड को दी गई। उसामा उसने 30 सेकंड में बता दिया
जब उसे टेस्ट किया गया कि फ़लाँ बंदा निकल के उस गाड़ी में बैठेगा, फ़लाँ निकल के उस गाड़ी में बैठेगा, फ़लाँ उस 30 गाड़ियों में 30 लोग बैठते हैं और एआई किसी को भी गलत जो है पिन पॉइंट नहीं करती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आप फैसला कोई जनरल नहीं करेगा, एआई क्लॉड करेगा। एआई क्लॉड ने कहा 9:40 पे 30 सेकंड में लॉक करके एंगेज कर दें। और उससे पहले एआई उन्हें क्या बता रही है? एआई कह रही है कि आपको अगर इस ऑपरेशन को मज़ीद सोफिस्टिकेटेड करना है तो आयतुल्लाह के घर के बाहर 6 फ़ोन टावर लगे हुए हैं, उनके तमाम बॉडीगार्ड्स के फ़ोन नंबर जो इकट्ठे किए गए थे उनको बिज़ी कर दें। जब स्ट्राइक लॉन्च होती है तो इंटेलिजेंस इदारे रब्ता करने की कोशिश करते हैं आयतुल्लाह के जो गार्ड्स सिक्योरिटी के गार्ड साथ। से, लेकिन नंबर बिजी जा रहे होते हैं उफ, और वो स्ट्राइक लॉन्च हो जाती है और 30 मिसाइल गिरते हैं और कंपाउंड को लेवल कर देते हैं। ओह माय गॉड। और यही दज्जाली नेटवर्क है। याद रखें, ये मेरे पास मोबाइल है। उनका मानना ये था कि वो जो एक आंख है ना, वो अगर आप अपना मोबाइल जी दिखाएं हम दिखा पाएं, जी जी प्लीज। वो एक आंख ये आंख है एंटी क्राइस्ट की। आप याद रखें, जब कहीं लिखा होता है ना खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, ये वही चीज़ इंटीमेशन कर रही है, ये है वो चीज़। इसके अंदर आप एआई को डाल लें और वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते थे। अब आप इस इंटेलिजेंस का फेलियर कह लें या कह लें कि ये हम ईरान इतने ईरान की एडवांस नाकामी है, टेक्नोलॉजी नहीं लेकिन है। इसको देखने का एक एंगल ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई उसामा जानते थे उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी मौत कीमती है और वो वाह वाह शहादत का तोहफा दे के वाह। गए हैं। याद रखें है, उस काज के अंदर अपने असल वैल्यू एडिशन आयतुल्लाह ने अपना दम दे के किया। वाह मैं आपको बहुत खूब। यकीन दिलाता हूँ, रोज़े की हालत के अंदर आयतुल्लाह ने अपनी जान दे के उस काज में मज़ीद जान डाल दी। मैं मोस्टली बात करता हूँ, इस कमरे में जितने भी लोग हैं उसामा, कैमरे के पीछे हमारे भाई भी, आप इनके व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, आयतुल्लाह की तस्वीर यस लगी हुई है। नो मैटर आप किसी फिरके के हैं, क्या मानने बिल्कुल वाले हैं, ऐसे दिल दुख है सबका। दिल दुख है। आयतुल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को एक लड़ी में पड़ो के रख प्रो दिया, दिया इसमें है। कोई शक नहीं है। वो जो एक था ना एक शिकवा कह लीजिए या एक आप कह लीजिए कि जी ये उम्मत नहीं बन पा रही, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल। उम्मत हमारी उम्मत है, वो नहीं बन पा रही। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्लाह साहब की शहादत के बाद जो है वो हम फील कर रहे हैं कि हम एक उम्मत की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और हम एक लीडर, याद रखें, इसमें कलेक्टिव जो है ना लोगों का समझें कि एक दुख है कि हम एक लीडर से महरूम हो गए। यस वो ईरानी लीडर की बात नहीं करे, मुस्लिम उम्मा के लीडर की। उम्मा की और लीडर मैं की बात है। उसामा आपको बताऊं, आयतुल्लाह अली खामनाई इमाम ज़माना से जो इश्क करते थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है अपने व्यूअर्स के लिए, आयतुल्लाह अली खामनाई साहिब दीवान शायर थे। वो शायरी करते थे उसामा, वो इतने टेंडर्ड आदमी थे, ठीक है, दिल उनका बड़ा नरम था, लेकिन दज्जाल के लिए वो बड़े, वो कहते थे कि मेरा हाथ नहीं है लेकिन मैंने इसी गैबी हाथ से इस्तेमार का जबड़े को तोड़ के रख दिया। वो जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले हफ्ते कह रहे थे ना उसको, अपने स्टीव विटकॉफ को, कि मेरा आर्मडा, मेरा वो जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप देख के डरे नहीं जिनीवा में, तो स्टीव विटकॉफ कह रहा नहीं डर रहा जी, वो कह रहा नहीं डर रहा अली, वो कहता है आयतुल्लाह नहीं डर रहे, क्योंकि आयतुल्लाह कहते हैं अगर ये जानता होता करबला की तारीख तो हमारे सामने लश्कर लेके ना आता। उन्होंने गुल कर दिया था, अगर आपको याद हो वो मंजर, और उन्होंने कहा भी जिसने जाना है आप चले जाएं, हम उस जगह पे मौजूद रहेंगे। आयतुल्लाह के कंपाउंड में अल्फाज थे, जब उन्हें कहा गया कि आपको यहाँ से शिफ्ट कर दें, कितनी बड़ी बात तो है। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा अगर ये बंकर सबको अवेलेबल है 9.25 करोड़ ईरानियों को, तो ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। लीडर लीडर है भाई, लीडर, ओहो और लीडर मैन ऑफ इंटेग्रिटी। यस याद रखें, और दुश्मन चेक करें, लड़कियों, माइनर लड़कियों के का केस ट्रंप पे, और वो गद्दार जो है उन्होंने अपने लोगों से गद्दारी की, करप्शन का चार्ज है उसके ऊपर है। इन घटिया लोगों के सामने एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी खड़ा है। और उसामा, मैं आपको बताऊं, उनका इश्क जो था इमाम ज़माना के साथ, वो लिखते हैं, मानस आन रूज के दरबंद त्वाम आज़ादम, पादशाहम के गदाई दर ई खाना शुदम। मैं उस दिन से आज़ाद हूँ जब से तुम्हारी बंदगी में आया हूँ, और मैं इस घर का गदा बनकर बादशाह बन गया हूँ। आयतुल्लाह अली खामनाई। वाह और आयतुल्लाह कहा करते थे इकबाल से बड़ा इश्क था। अच्छा, आपको हम्म मैं नाज़रीन को बताऊं, इकबाल 79 से पहले बैन थे ईरान में, उनकी किताबें, जाहिर है वहां पे मामले कुछ और वो था। कुछ और हाँ मामला था। हाँ और इकबाल की किताबें जब आईं तो फिर थी, और पूरे का पूरा अली थी के अल्फाज थे। 79 का जब जलसा हो रहा था जिसमें तख्ता उलट दिया गया, उन्होंने कहा जितने मजमे के लोग हैं कोई ये ना समझे कि इस स्टेज पे इकबाल नहीं खड़ा। आहा चेक करें, ये है वाह इकबाल। आयतुल्लाह कहते थे कि इकबाल की शायरी तो मौजज़ है। ये आयतुल्लाह अली खामनाई के अल्फाज हैं, और उनके अल्फाज थे कि मजहब बगैर कुव्वत के सिर्फ फलसफा है। वाह 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 याद वाह। रखें ये। और आयतुल्लाह बार बार जिक्र करते थे, वो जो इकबाल ने बात की ना, निकल कर खानका से अदा कर रस्म शब्बीरी,
वो रस्म शब्बीरी की ये बात है। और मैं यहाँ पे ज़रूर जो है अपने जो नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि शेर चेक करें इकबाल का, जो आयतुल्लाह बार-बार दोहराते थे जब वो बात करते थे उसकी अमेरिका की, कहते थे मूसा व फ़िरौन व शब्बीर व यज़ीद ईंद व कुव्वत अज़ हयात आयत पज़ीद, कि पूरी ज़िंदगी दो ताकतें अज़ल से अबद तक बरसरे पेकार रहेंगी। मूसा के आगे फ़िरौन खड़ा होगा और शब्बीर के आगे यज़ीद खड़ा होगा, और वो पूरा लेबल करते थे। और वो बड़े फ़ैन थे इकबाल के इस हवाले से। मैं इकबाल की यहाँ पे रेलिवेंट जो पोइट्री है वो भी अपने नाज़रीन जी को प्लीज। सुनाना चाहूँगा, क्योंकि यही चीज़ गरमाती थी जब कलाब के साथ वो मीटिंग करते थे। याद रखें, मैंने आपको कहा ना, शायर बंदा एक कौम का लीडर है, और खून गरमाने के लिए वहाँ पे इकबाल की पोइट्री पढ़ा करता था। अब पोइट्री देखें इकबाल की है। अच्छा, एक और बात है, आयतुल्लाह के जाने के बाद, दुनिया से शहादत के बाद, ईरानी परचम सरनिगू है। और मेरे ख्याल में वो जो कूफ़ी हैं, तमाम जीसीसी कंट्रीज़, उनको शर्म से अपने परचम सरनिगू कर देने चाहिए, जिन्होंने कोई मजम्मती बयान तक जारी नहीं किया। इनसे हज़ार दर्जे बेहतर जो हैं वो मॉस्को और बीजिंग के सेंटर हैं, जहाँ से इसकी कंडेमनेशन आई है। और साथ भी दे रहे हैं वो साथ भी दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खबरें आ रही हैं कि जहाज़ गिराने के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है। ये जितने टारगेट उन्होंने हिट किए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उसमें चाइनीज़ जो हैं उनको उनके साथ कॉपरेशन कर रहे हैं। चाइनीज बड़े मजे का रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स। और मैं बताऊं, चाइनीज़ और रशियन जो है उनके लिए ये वॉर एक तोहफा है। उसामा, क्योंकि जो इंटरसेप्टर छोड़े जा रहे हैं ना ईरानी ड्रोन को टारगेट करने के लिए, ईरानी ड्रोन आता है 30 से 35 हज़ार डॉलर में, और जो मिसाइल छोड़ा जा रहा है ना पैट्रियट इंटरसेप्टर, वो 5 लाख डॉलर से कम का नहीं। तो सस्ता काम करके उन्होंने महंगे करके ड्रेन कर रहे हैं, ताकि स्टॉक पाइल ड्रेन हो। और चाइनीज़ जो और है, हो रहा है, मैंने खबर और पढ़ी हो है। रहा है, हाँ। 3 वीक से ज़्यादा का उनके पास Yes, नहीं है। हाँ। और ईरानी उनकी आगामी मीटिंग्स चल रही हैं जी इसके जी, ऊपर। और चाइनीज़ और रशियन कह रहे हैं कि अगर ये ड्रेन हो गया तो ना ये यूक्रेन वॉर में मदद कर सकते हैं, और ना Yes. ताइवान के खिलाफ वॉर में हेल्प होगी। तो एक तरह से एशिया में अमेरिका नहत्ता हो जाएगा। उसके पास बैकअप ही नहीं है एक तरीके से। और मैं बहुत खुश हूँ नेटो ने साथ नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप कह रहा है हूँ तुसी अपने तो ही हो, मेरे ते ना रहना। क्योंकि अब रशिया बड़ा खुश है। Yes. वो कह रहा ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया, मैं तुम्हें निबड़ लूंगा, तुम नेटो जो कुछ हो तुम्हारा कर लूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ। बॉडी लैंग्वेज देखें कि आप हाँ। एक हारे हुए बंदे की बॉडी लैंग्वेज है हाँ, और फ्रस्ट्रेशन। यस। आप यकीन करें, अमेरिकन प्रेस का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा उनका बहुत शौक था अनप्रडिक्टेबल कहलाने का, अब अनप्रडिक्टेबल के सामने अनप्रडिक्टेबल खड़ा हो गया। आहा, अब वाह। समझ नहीं आ रही क्या करना है, दंदल पड़ गए हैं। आप कहते हैं ना निकल सकता है ना आगे तक जा सकता है। और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो इसकी पावर को लिमिटाइज करने के लिए कल से जो इमरजेंसी पावर एक्ट है वो लेके आने की डिबेट शुरू कर रही है। उधर से भी फंसेगा, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम एक आ जाएगी है। और 107 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो एक अलग ये मसला देख है। रहे हैं, इतनी बहस तो ये चल रही है कि कांग्रेस से आपने अप्रूवल ही नहीं लिया। गो के वो कह रहा है कि हमने लिया अप्रूवल, लेकिन अप्रूवल नहीं लिया। हाँ। और फिर कांग्रेस जो बात कर रही है वो कह रही है भाई अहदाफ क्या हैं। हमने आर्मी चीफ जो सिपा सलार को बुला के जनरल केन को कहा, उसने कहा मैंने तो पिछले हफ्ते से बता दिया था कि कोई एमिनेंट थ्रेट नहीं है, 2500 किलोमीटर से Yes. ज्यादा उनका मिसाइल नहीं। मिसाइल ही और नहीं। भाई हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे बैठे हैं, हमें तो कोई एज अ थ्रेट नहीं है। और दूसरा मैंने कह दिया था ये कराकस नहीं है, वेनेजुएला की सिचुएशन नहीं मिलनी है। वो जो था ना, एक लाइटें बंद होगी बंदा आ गया, उन्होंने कहा भाईजान इधर लिबिया मॉडल नहीं चलना, इधर शामी मॉडल नहीं है। और वो देख लें, वो वॉर के सरप्राइज किया है, ईरान ने सरप्राइज किया। ईरान, मैं कहता हूँ ईरान का अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने। अंडर एस्टिमेट किया। और उसको मुस्लिम वो जो वर्ल्ड है, सुन्नी वर्ल्ड, उसने भी अंडर एस्टिमेट किया है। उसने भी किया। यस यस, उनको तो अपनी पड़ गई ना। वो देखिए अब बयान क्या आ रहे हैं उनके, वो खलीजी ममालिक सारे कह रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो हमें छोड़ के अब इस जंग में झोंक के अब जाके बैठ गया इजराइल की रखवाली करने के लिए। और उसामा, वो खलीजी रियासतों ने वो जो इनके बैठाए हुए थे ना अमरीकियों के अड्डे, वो इसी दिन के लिए बैठाए हुए थे कि कोई अटैक होगा तो रोकेंगे। उन्होंने तो सारे खाली खुली करके वो निकल गए। दुबई की तबाही देखिए, सिर्फ तबाही जो लिटरली नजर आ रही है वो नहीं, इन्वेस्टर भाग गया है। 3-3 लाख डॉलर की टिकट लेके वो भाग गया। उसामा, वहां पे $60 बिलियन का नुकसान हुआ है इसका, जो आप कह लें सियाहत का। उसके अलावा 11,000 फ्लाइट्स ट्रांजिट रूट के तौर पे दुबई को, आपको पता है एयरपोर्ट इस्तेमाल होता था, जो दहाइयों तक जो है वो ये फेस करेंगे, दहाइयों तक। और कहते हैं ये सेफ हेवन तस्वुर किया जाता था इन्वेस्टमेंट में। पाम जमेरा पे मारा है उन्होंने, जहाँ पे बड़े बड़ों ने सेफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने भी की हुई है। तो मेरे ख्याल में ये हॉन्ट करेगी मिडल ईस्ट को। और मैं आपको बड़ी वजह बताऊं इन्होंने क्यों काम नहीं किया अपनी फौज के ऊपर। बादशाहतों को हमेशा खतरा होता है कि आर्मी चीफ कहेगा चलो सर पे रख लेगा। जहां फौज ताकतवर है वहां पे आपको बादशाहत का तस्वुर भी नहीं लेकिन मिलेगा। भाईजान एक और वजह भी तो है ना, ये सारे तो बगल बच्चे हैं अमेरिका के, वो भी तो नहीं ना होने देगा इनकी फौज को ताकतवर, वो भी नहीं होने देगा। और फिर दूसरी बात है कि इनका सिस्टम इस तरह का है कि ताकतवर फौज जो है इन्हें सूट नहीं करती। और इन्होंने जो 2017 में बनाई थी काउंटर टेररिज्म की फोर्स, जिसके हेड ने राहील शरीफ साहब,
तो वो तो सुम्मुन बुकमुन उमियुन, वो तो दूर हम्म, दूर तक 6-7 साल में नजर नहीं आई। और इंटरेस्टिंग बात उसामा बताऊं, उस 46 कंट्री में 4 कंट्री शामिल नहीं थे, ईरान, शाम, लेबनान, इराक। हम्म, तो ईरानी हमेशा कहते थे ये एंटी शिया अलायंस है, हमारे खिलाफ है। हम्म, तो हम्म। उसने तो काम नहीं किया, लेकिन इस एक कंट्री ने जिस तरह अटैक लॉन्च कर रही है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये है कि जब यहूदी भी मसीहा का वेट कर रहे हैं, जब ईसाई भी इसके ऊपर एग्रीड हैं, जब मुसलमान भी इसके ऊपर एग्रीड हैं, तो डिफरेंस कहाँ आया इनकी बात के अंदर तीनों की? यानी देखें, हम सब कहते हैं कि डिफरेंस ये कि जिसने जो मसाया का वेट कर रहा है ना एक है, दूसरे ने उसको मॉन्स्टर बना के पेश किया अपने एंटी। ये है यहाँ तो एग्री सारे कर रहे हैं। हाँ एग्री कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं जो मेरा मसाया होगा वो इसको मारेगा। दूसरे कह रहे हैं जो हमारा होगा वो आपकी जिद है, वो आपको काट के रखेगा। इमाम मेहदी जो हैं वो एंटी क्राइस्ट के अगेंस्ट ही आएंगे, दज्जाली सिस्टम के खिलाफ ही है। दजाल आपके मुताबिक शख्सियत है या सिस्टम है? मेरे ख्याल में ये सिस्टम है। और अभी एआई के साथ मैस लेवल की सर्विलेंस, उनसे जब पूछा जाता था ईरानियों से कि भी दज्जाल कब आएगा, कोई टाइमिंग, तो याद रखें उनके अकीदे के मुताबिक जब पूरी दुनिया में जुल्म सितम जबर तशद्दुद अपनी पीक पे पहुंच जाएगा, कत्लो गारत मैस लेवल जो के अभी ऊपर होगी, जो रिपोर्ट्स आई, आप अभी एप्स्टीन देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, जो बिल्कुल जो मैस लेवल के ऊपर होगा, कत्लो गारत है, तो उसके अंदर वो आएगा। लेकिन उनका ये मानना है, अकीदे की मैं बात कर रहा हूँ, आयतुल्लाह अली खामनाई का जो था, जिसमें वो दज्जाल तस्वुर करते थे उसको अमेरिका को है। और ऑफ कोर्स उसके साथ ही आप इक्वेट कर सकते हैं ये जो तेल अवीव है, नेतन्याहू, सारा कुछ वो पूरा का पूरा मॉडल। अच्छा, फिर मेरा दिल कर रहा है कि जरा जी जी प्लीज, अपने खून को गर्म कर दें, जी जी इकबाल जी की पोइट्री जरूर करके। अब जरूर जरूर। देखें, इकबाल की पोइट्री के अंदर रिफ्लेक्शन मिलती है। इकबाल तो कहते थे कि अगर तेहरान जो है वो मशरिक का जनेवा बनेगा तो कुछ होगा। और याद रखें जब वो ये बात करते थे ना, तब भी रजा शाह के बाप का ही हुकूमत थी, मतलब का दौर था, तब कोई ऐसी सूरत नहीं थी। लेकिन वो चूंकि हम मुफक्र पाकिस्तान, मुसव्वरे पाकिस्तान कहते हैं, फोरसी कर सकते थे इलाहाबाद में कि ये 4 सूबों ने बनना है, उन्होंने वहां भी कर लिया था। उनका शेर है कि अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। वाह वाह वाह। और उससे पहला शेर चेक करें आप, दुनिया को है फिर मार्काए रूहो बदन दरपेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। वाह। अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। और तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। वाह तो वाह। आयतुल्लाह अली खामनाई जो है ना, वो इसकी कोर को अच्छी तरह समझते थे। और याद रखें ये सारा मामला ही बदन और रूह का है। इकबाल का शेर है जो कि फ़ारसी के अंदर जो है बहुत पसंद था इमाम को है। वो कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारी गेम ही तो वो वाह, वही है, इश्क 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 वो जो इश्क है ना। निकाल दें तो बाकी हम और वो बराबर हैं। देखें जी, अल्लाह को ईसाई भी मानता है, यहूदी भी मानता है, हम भी मानते हैं। मसला तो आता ही अल्लाह के नबी की ज़ात का है, जहाँ से अपना डिफरेंस मामला होता है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में आप इसे कभी भी ईरान की जंग ना समझें, ये मुसलमान की ही जंग है। अब आपको खबरें आ रही हैं, कह रहा है कि कतर ने और सऊदी अरेबिया ने उसामा मुसाद के एजेंट पकड़े हैं जो हमला कर रहे थे इन दोनों मुल्कों पे, ताकि सुन्नी वर्ल्ड शिया के आमने सामने हो जाए। मसला क्या मसला है, उन्हें सुन्नियों से भी कोई प्यार नहीं। कतर पे जो अटैक हुआ पूरी दुनिया ने देखा, कतर तो उनके बगल बच्चा था। उन्होंने साबित किया है कि भाई इसकी बारी ख़त्म होती है ना तो नंबर तुम्हारा लग गया। मैं आपको बताऊँ, जो उनके साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं 2021 में उसामा, उन्होंने पिछले हफ्ते तिल अवीव में अमेरिकन मिशन को कहा है शिया एक्सेस तो हमने तोड़ के रख दिया, ट्रिपल एच। और ये जो उनका सरगना ईरान है, अब सुन्नी एक्सेस बन रहा है जिसको तोड़ने की बारी आई है। और उसमें उन्होंने कहा अगला ईरान कौन है, तुर्की। और अभी उसामा खबर है 2 घंटे पहले की, नेटो ने एक मिसाइल को रोका है जो शाम से चला, इराक से होता तुर्की की तरफ आ रहा था। मुझे लगता है हर सूरत में इजराइल चाहेगा तुर्की को वॉर में घसीटा जाए, और वो चाहेगा खलीजी रियासतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाएं। तुर्की की अगर हम बात करें, तुर्की ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। तुर्की का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है। अनलाइक जीसीसी कंट्री, वहाँ पे भी अमेरिका का एयर बेस है, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ से मिसाइल नहीं उड़ेगा, यहाँ से जहाज़ भी नहीं उड़ेगा। और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर से मिसाइल हिट होते रहे हैं बार बार। और यहाँ मैं नाजरीन को एक और भी बता दूँ, वेस्टर्न मीडिया का ना बड़ा प्रोपेगेंडा है, वो ईरानियन लीडरशिप को डिमोनाइज भी करता है और डीह्यूमनाइज भी करता है। उनकी अभी आ रही थी खबरें कि आयतुल्लाह भाग के मॉस्को चले गए। आप ना इसके पीछे छुपा हुआ उनका क्रोध चेक करें कि वो मर्द कलंदर जो है, मुत्तकी आदमी, अपने बंकर से निकला नहीं है, हमला करने वाले बंकरों में छुपे बैठे हैं जिन्होंने हमला किया है।
और ईरानी सड़क पे हैं। उसामा, आप अभी वीडियो लगा के भी अगर बताएं ना, जो पहली वीडियो रिसीव हुई पाकिस्तान में, पीछे स्मोक है पूरे के पूरा तेहरान में कंपाउंड में, और आगे लोग आराम से सड़क पास कर रहे हैं, एक बंदा आपको भागता नजर नहीं आता। जब आपको पता हो ना ईमान कि फलसफा तवक्कल। शहादत, याद रखें, जब आपको पता हो कि मेरी मौत में बका है, फना नहीं है, फिर आप भागते नहीं उसामा। ये वजह है, और ईमान का हिस्सा ना? ईमान का हिस्सा है उनका। बिल्कुल सही। तो अब जो है वो आप जैसे तुर्की की आपने बात की है, बड़ा क्लियरली हर तरफ से ये बात जो है वो आ रही है कि अब जो है ना जी, आप कह लीजिए कि अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की है। जैसे आपने कहा ना कि इजराइली चाहेंगे कि तुर्की जो है लाजमी इस जंग के अंदर आए, उनकी ख्वाहिश तो ये भी होगी पाकिस्तान भी आए, और ज़ाहिर है कि इस टाइम में अफगानिस्तान के साथ इंगेज भी किया हुआ है। पाकिस्तान के बयान भी बड़े शानदार किस्म के आ गए हैं सारे मैं मामले के वज़ीर अंदर। दफ़ा से बड़ा खुश हूँ। बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इजराइली अखबारों के अंदर हेडलाइन बन रही ख्वाजा आसिफ की है, हाँ। क्योंकि वो हिट कर रहे हैं उनके मजहबी बुनियादों के ऊपर है, यही चीज़ पे। अच्छा, उसामा क्या कहता है? वो कहता है सुन्नी एक्सिस के अंदर टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, और उसने रेफरेंस दिया हमारे न्यूक्लियर वेपन का। मैं आपको बताऊं, जब बहुत चुभते हैं ना उनको, बहुत चुभते हैं, और वो वॉर को ना हमारे दरवाजे तक उसामा लेके आ नहीं रहे, लेके आ गए हैं। 909 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ है, और उसामा वहां तक वो आ गए हैं। अगर आपको याद हो, 12 जून को उनके F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे हमारे बॉर्डर से वापस गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एक ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ जो सूबा हमारा जुड़ता है ना, वो सूबे के अंदर हालात अनरेस्ट वाले हैं, इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान के अंदर। वो पूरा इंडिया ने हेल्प किया, और उसामा पूरी दुनिया जानती है, हमारे पास वो डोजियर है, हमने यूएन के अंदर प्रोड्यूस किए हैं। वो रॉ के एजेंट जो हैं पैसा भी देते हैं, फंडिंग भी करते कुलभूषण हैं। देख अब लीजिए। उसामा बताएं कि जब हम ये बात कह रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते अगर रॉ उनसे राब्ते में है तो मोसाद भी राब्ते में होगी? जाहिर है एक है। तो अगर मोसाद राब्ते के अंदर है, तो मोसाद क्या हमारे सर्कल्स के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी? क्योंकि मोसाद का एजेंडा एक है उसामा, ईरान को क्या करना, उसकी बाल्कनाइजेशन, उसको फ्रेगमेंटेशन करके तोड़ देना, क्योंकि उन्हें पता है बॉर्डर के एक एरिया पे बैठे हुए। अच्छा, आप चेक करें, इंटरेस्टिंग, ग्रेटर इसराइल के अंदर कुर्दिश एक ऐसी कम्युनिटी है उसामा, जो तुर्की, ईरान, शाम और इराक के बॉर्डर पे बैठे हैं, और उनका क्या नारा है? हमें ज़मीन चाहिए। जिस तरह सिख कम्युनिटी है हमारी, जी 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 कि वो 3 चीज़ें तो पूरी हैं लेकिन टेरिटरी नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं? मोसाद उन्हें पैसा दे रही है और वेपन दे के कह रही है तेहरान के अंदर अटैक करो, और उधर से अज़रबैजान के सेपरेटिस्ट जो ग्रुप बॉर्डर पे उन्हें कह रहे हैं आप भी आ जाएं। और असल प्रॉब्लम है ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करने वाले सेपरेटिस्ट बलूचियों की, जो हमारा हिस्सा मकरान का और उस साइड का जो है चाहते हैं इकट्ठा हो जाए। और याद रखें उसामा, ये वो एरिया जहां हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जी चागी, अगर आपको पता हो, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखें, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कंस्पिरेसी फैक्ट है कि यहाँ के ऊपर वो आ चुके हैं और वो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब एक ऐसे वक्त में जब हमारी पूरी अटेंशन वहां पे होगी, तालिबान ने महाज खोल दिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये 2 मोर्चे हैं, और इंडिया जो मोदी अभी 26 को मिल के आया है, और उसके एक दिन बाद उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया है। ये एक बड़ा नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इजराइल, तालिबान, सऊदी अरेबिया और एक मुस्लिम कंट्री जिसका नाम है UAE, क्योंकि वहीं बैठ के दुबई डिप्लोमेसी हुई। मुल्ला मिस्री की मुलाकात जुलाई के अंदर 2024 में वहीं पे हुई। वही सबसे बड़ा कंट्री है मिडल ईस्ट का जिसने इजराइल को तस्लीम किया। सबसे ज़्यादा वेपन पिछले साल उन्होंने परचेज किया। और उसामा, मैं अवाम को 4 मुल्कों की एग्जांपल देता हूँ। सूडान, आपको पता है पाकिस्तान उन्होंने वेपन बेच रहा है किस ग्रुप को? वो ग्रुप जो रेगुलर आर्मी है, जिसके साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और कतर। और जो दूसरे हैं जो उनकी जो पैरा, उनके साथ कौन खड़े हैं? UAE और इजराइल। उन्हें ड्रोन भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। अब अगला क्या चलते हैं, अगला कंट्री लिबिया। लिबिया में पाकिस्तान दे रहा है ना $4 अरब का वेपन, किसको दे रहा है? हफ्तार की आर्मी को। उसके और उस आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान। उसके अगेंस्ट जो ग्रुप है उसे कौन कर रहे हैं? इजराइल और UAE। अब अगला कंट्री चलते हैं उसामा, उस सोमालिया। सोमालिया के अंदर मोगादिशो कैंप को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये पाकिस्तान और 4 कंट्रीज के तहदी। और जो सोमाली लैंड जो जिसने दावा किया हम अलहदा मुल्क बन गए और इजराइल ने तस्लीम कर लिया, वहाँ से उसे तस्लीम करने वालों के अंदर शामिल है UAE के एम्बेसडर को धक्के देके निकाला उन्होंने कि ये तुम साजिश कर रहे हो यहाँ पे। अब इसकी अगला कंट्री है यमन। यमन में सना के अंदर जो ग्रुप है जो कि कैपिटल के, उसको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तानी, सऊदीज, कतर और टर्की। और जो सदन जिस पे अटैक किया था, आपको याद है? अगर याद होगा अवाम की, मुझे लगता है इतना अमनेजिया नहीं है, इन्हें याद होगा। ठीक 1-1.5 महीने पहले एक शिपमेंट आती है UAE की गाड़ियां लेके, वहां पे सऊदीज एरियल बम्बार्डमेंट करते हैं, उसके ऊपर है। वो ग्रुप कौन है? सेपरेटिस्ट। आपको सप्लाई रूट का पता होना चाहिए कि जो रेड सी है उसके अंदर इजराइल की एक जो है पूरी की पूरी पोर्ट है। याद रखें, ये सप्लाई चेन। और उससे हिट कौन कर रहे हैं?
कर रहे हैं हिट है। और आपको मैं ये भी बता दूं, ईरान की जो फतह की बात करते हैं ना, पिछले साल 6 मई का मुआहिदा चेक कर लें, जो अमेरिका जैसी सुपर पावर ने किसके साथ किया, के साथ वो मार मार के हमले करके भी उनकी जो स्ट्राइक की कैपेबिलिटी खत्म नहीं कर सके। कल उन्होंने तिल अवीव को निशाना बनाया, वहीं से है, और वहां से रेड सी से आने वाली तमाम शिपमेंट को हिट करते थे। तो मेरे ख्याल में जो एसिमेट्रिक एज था ईरान को, वो उसने साबित कर दिया। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 8 मुल्कों का इत्तेहाद बन रहा है, जिसके अंदर साइप्रस भी शामिल है, इजराइल और इंडिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आवाम को बताऊं कि वहां पे मोदी ने जो बात की और नेतन्याहू ने, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है। अब ये जो बच्चे पैदा करेंगे वो सोच सकते हैं वो क्या होगा, यहूद और हनूत। अब याद रखें, जो समझना चाहता है ना, उसको पैटर्न का समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वायत्त सेवक संघ, वो ग्रुप जिसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है मुसलमान एक दीमक है, टर्माइट, इनको एलिमिनेट करें। और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो है, इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए आप चेक करें कि ये गज़ा और कश्मीर के अंदर ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। दोनों जगह के अंदर क्रिमिनलाइज कर रहे हैं फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को, झंडे दोनों तरफ से निकाल के जो उनकी ओरिजिनल काज है इस्लामी, उसे जो है वो कर रहे हैं, अपना डिमोनाइज कर रहे हैं। और उसके अलावा पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आबादकारी कर रहे हैं ना वेस्ट बैंक में, मैक्सिमम इलाका एक्वायर करके। इसी तरीके से इंडियन भी वहाँ के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वहाँ के ऊपर, कि जो ईरानियों ने क्या किया, अब उन्हें पता तो है कि टॉप टियर 49, इस वक्त मैं नाजरीन को बता दूँ, उसामा 49 बंदे वहाँ पर शहीद कर दिए गए हैं। जो वज़ीर दिफा थे पहले अमीर, उसके बाद कल जो बने थे उनको भी शहीद कर दिया गया, वजीर दिफा को। अब ईरानियों को पता है कि एयरफोर्स तो हमारी है नहीं, अटैक होने या सर्वेलेंस है उनकी, वो मार देंगे। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन मुतारफ करवाया, डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डॉक्ट्राइन। इसके तहत कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशनल अथॉरिटी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस जिस हित्ते में जो जो यूनिट है ना, उसके सरबराह को दे दिया कि भाई तू ही आर्मी चीफ है, खुद ही फैसला कर लो। क्योंकि उन्होंने कहा कम्युनिकेशन डिसरप्शन होगी, हाँ, कि कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी और जो चेन ऑफ कमांड है वो टूट जाएगी ना जब लीडर मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा यू आर ऑन योर ओन, जो तुम्हें समझ आती है उसके मुताबिक स्ट्राइक लॉन्च करना। तो इस तरीके के मॉडल के थ्रू जो 20 साल से का एक डॉक्ट्राइन है मिलिट्री का, उसके थ्रू इसीलिए हमले रुक नहीं रहे उसामा, क्योंकि कोई भी यूनिट वेट नहीं कर रहा कि तेहरान की क्या पॉलिसी है। वाह 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 वाह, वेरी गुड, इतना इंटरेस्टिंग है। जिसके पास ड्रोन है वो ड्रोन छोड़ है, जिसके पास मिजल है वो मिजल फेंक रहा है। और याद रखें, ये मिजल ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, मिजल सिटीज, और वो पहाड़ों के नीचे शहर हैं। अभी नतान्स को उन्होंने इस्फहान को अटैक किया और IAEA कहता है वहाँ से कोई रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं निकला। और कल खबरें आ रही थी स्पेकुलेशन कि ईरान ने क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, वो जो वहाँ पे जलजला आया हुआ था। लेकिन जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स हैं वो कहते हैं ऐसे फिंगरप्रिंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो 460 किलोग्राम का उनके पास एक वेपन ग्रेनेड है, जिसकी यूरेनियम एनरिचमेंट उसामा 60% है, उसी के लिए तो अटैक किया था और अभी तक वो मिल नहीं पाया। इरानियंस ने वो छुपा के रखा है। और जो ईरानियों का एटॉमिक एनर्जी का हेड है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की अगले दिन। उन्होंने कहा इजरायली और अमेरिकन को हम बता दें, हमने बनाया नहीं लेकिन हमें बनाना आता है। तुम न्यूक्लियर नॉलेज तो छीन नहीं सकते हमसे, और हमने इंजीनियर तैयार कर दिए हैं, वो जब चाहेंगे वो चीज़ बना लेंगे। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियर नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, न्यूक्लियर वेपन इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो तो जब मौका मिलेगा बना भी देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो इजराइल कर रहा है, उसामा, उसका डॉक्ट्राइन है। आप देख लें, कल से अभी तक खबर आ रही है 1100 बंदे वहाँ पे मार दिए गए हैं। और यहाँ पे नाजरीन को मैं बताऊं, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स के इदारे कितना चीखते थे जनवरी में कि 30,000 बंदा मार दिया है, इस तरह मार दिया रजीम ने। अब उनके तमाम पेजेस खामोश हैं, उनके कोई भी ट्विटर हैंडल नहीं बता रहा कि वहाँ पे 167 बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पे ज़बह कर दी गई हैं एक तरह से। हाँ, आज सबसे बड़ा वहाँ पे जनाजा हुआ है। और उसामा, मैं आपको बताऊँ अफसोसनाक बात क्या, उन 167 लड़कियों के लिए अलहदा कब्रिस्तान बनाया गया जिसमें उन्हें दफन किया। और उन लड़कियों की उम्र उसामा 7 साल से 12 साल तक थी। और उसकी जो टीचर्स थी 40, वो भी मारी गई हैं जो वॉलीबॉल खेलती थी। APS याद आ गया ना, APS याद आ गया, ब्रूटल। और इजराइल और अमेरिका इस पे बात करने को तैयार नहीं। और ट्रम्प की बीवी कल UN में बच्चों के हकूक़ की बात कर रही थी, ख़वातीन की। उसको जो है एक तरह से आप कह लें कि उस पे हो तो ऐसा हो, हाँ, और तनकीद की है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम ये बात कर रही हो और तुम्हारा जो खामंद है वो बच्चों को वहाँ के ऊपर ज़बह कर रहा है। और ये हमेशा से ही करते हैं, हमेशा। और मैं बताऊँ, यही डॉक्ट्राइन है उनका। मैं आवाम को ये बता दूं, अपने व्यूअर्स को, ट्राइन, और ये डॉक्ट्राइन है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दो, नाकाबिले रिहाइश कर दो। आप देखें गज़ा में एक घर उसामा ऐसा नहीं है जहाँ के ऊपर पीने का पानी हो, वॉशरूम के लिए सीवरेज सिस्टम हो, रहने के काबिल नहीं है इस वक्त।
और अभी मैं खबर आपको बताऊं क्या, बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, और वहाँ पे बैतुल, आपको पता है हमारा किबला अव्वल है, जी, वहाँ जी, पे जी, जी, इस जी। वक्त तरावी जारी थी और हज़ारों लोग थे। अब मुझे नहीं पता, खबर जो है अभी तक उसकी कंफर्मेशन होनी है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस कह रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े धमाके हुए हैं। अल्लाह। मुझे लगता है कि पैनिक मोमेंट के अंदर ये इजराइली जो है ना, वॉर को मैक्सिमम लेवल पे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ है। जो जंग उन्होंने सोची हुई थी कि हम सिस्टमैटिकली डैमेज करेंगे, वो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। क्योंकि वजह क्या है, देखिए ईरान तैयार था, अमेरिकन तैयार नहीं थे। और हमेशा उसामा सुपर पावर जो होती है ना, वो उसकी 300 साल की तारीख है सुपर पावर की। वो जब गुफ्तगू करती है ना वॉर में, वो अपने वेपन गिनवाती है। वो कहती है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। यही करते थे सेकंड वर्ल्ड, अगर हम देखें जर्मन ने जो कुछ किया, उन्होंने यही तो गुफ्तगू की। तो ये वॉर मशीन का जिक्र करते हैं, लेकिन उसामा पड़ोस में 21 साल बाद आज वही नहीं बैठे जिनको निकाला था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर और उनके पास दाढ़ियाँ गाड़ियाँ झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं, AK-47 और बस यही है। उसके थ्रू उन्होंने पूरी दुनिया की वॉर मशीन, और याद रखें भाई नेटो साथ नहीं, तब नेटो साथ था साथ इनके, था, यस। उसके बावजूद की फोर्सेस को यहाँ से चलता किया उन्होंने। वही ग्रुप आके यहाँ पे कब्जा ग्रुप, मैं कहता हूँ, मैं तालिबान रजीम नहीं कहता, ये कब्जा ग्रुप है कब्जा जिन्हें ग्रुप है। अवामी हमायत वहाँ पे हासिल नहीं है। यस, यस, जी। यस। अच्छा, मुझे उस्मान साहब अब ये बताइएगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस जंग के बाद आप कह लीजिए कि हमारा जो मईशत का निज़ाम है, वो बड़ा दरहम-बरहम होता हुआ नज़र आ रहा है ना, जी, सिर्फ जी, पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली। बिल्कुल। और जो मुल्क जिन्होंने ये जंग शुरू की है, अमेरिका जैसे, उनका अपना बड़ा बुरा हाल है। क्या होता देख रहे हैं आप आगे? उसामा, सबसे पहले तो हम अपनी बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान की। उसामा, अभी हमारे जो खबरें आ रही हैं, हमारी जो वज़ारत ख़ज़ाना कह रही है, हमारे पास 28 दिन का पेट्रोल और डीज़ल बचा है। उसामा, 240 मिलियन का मुल्क है, 24 करोड़ का। हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, हमारा इस कमरे की भी बिजली का निज़ाम जो चल रहा है, उसके अंदर वो इस्तेमाल तो होना है। हमारी ऑयल है, मूवमेंट। मूवमेंट हमारी, हर चीज़, हमारा पूरा सनती पहिया जाम हो सकता है। और ये चीज़ हमारे साथ नहीं है, ये पैनिक पूरी दुनिया के अंदर है। अब उसामा, एक और चीज़ है जिससे पाकिस्तान हिट हो रहा है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है उसामा? सऊदी अरेबिया सऊदी से और अरब यूएई से। यस। और 15% डेंट उसमें पड़ना है, $3 बिलियन नहीं आएंगे। और याद रखें, ये वॉर हमारे किचन तक आ चुकी है। आप यकीन करें, जो वहाँ पे लोग रेमिटेंस भेजते थे, वो स्कूल के बच्चों की फीसें भी उसमें हैं, उसमें ईद भी है, सारे मामलात। आप देखें ना, घर का सारा सर्कल चलना बिल्कुल वहाँ ऐसे ही, से है। बिल्कुल और ऐसे ही। मुल्क की इकोनॉमी जो है, उसका दारोमदार भी रेमिटेंस के ऊपर है, बड़ा चंक है। तो हमें उधर से भी डेंट पड़ गया। अब आते हैं ईरानियों ने क्या किया। ये है ईरान का असल हथियार। उन्हें पता था कि इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट कब होगा, जब ये मैं वॉर उनके घरों तक लेके जाऊंगा। अब उसने नेवल ब्लॉकेट किया, अब ना हुर्मस के अंदर उसामा दुनिया का 1/3 ऑयल जाता है और 1/5 वहाँ से LNG जाती है। सबसे ज़्यादा LNG कौन प्रोड्यूस करता है? कतर, 20%। कतर के डिपो को अटैक किया उन्होंने, जैसा सबसे बड़ा पैदावारी यूनिट है। अब वहाँ से भी चोक हो गया, गैस की कीमत बढ़ गई है 48%। और उसामा, यूके में पता क्या बात हो रही है? ईटिंग और हीटिंग, कि खाएं या गैस के पैसे दें हीटिंग के। इस हद तक 48% कीमतें बढ़ गई हैं। अभी 96 घंटे पूरे हुए हैं, 5वां दिन अभी जारी है, उफ। छठा। ये हालत है कि चीखें निकाल दी हैं उस यूरोप की है इसने। और फिर आगे देखें, सबसे ज़्यादा ऑयल कौन उठाता है इस एरिया से? चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया और जापान। उसामा, इनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, इनके बिजली के ग्रिड स्टेशन चलते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम चलते हैं। और ये क्रूड ऑयल जो सी बोर्न है, 20% जेट का फ्यूल है जो इधर से जाता है पूरी दुनिया के अंदर। आपको पता है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स किसके गिर रहे हैं? एयरलाइंस के। आप चेक करें, जापानीज़ एयरलाइन के स्टॉक गिर गए हैं, जो इनकी है साउथ कोरियन एयरलाइंस के स्टॉक गिर गए हुए हैं। क्योंकि उसकी वजह, उन्हें पता है ये सिस्टम इतनी जल्दी बहाल नहीं होना। 1100 फ्लाइट्स जो है मनसूख हुई हैं, कार्गो को हिट किया है। आप देखें ना, पूरे का पूरा शिपमेंट का सिस्टम जो है वो चोक करके रख दिया ईरानियों ने। मैं कहता हूँ ईरानियों ने इस वॉर के बाद जो क्रिपलिंग ब्लो किया दुनिया को, वो एक चीज़ बताई है। ईरानियों ने क्या, नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। और दूसरी बात यह है कि डेटरेंस कायम करेंगे ताकि दोबारा अटैक की कोई नौबत ही ना लेके आए। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं किसी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। ईरानी नुमाइंदा कह रहा है UN में करेंगे, लेकिन अभी थम जाओ, अभी ज़रा चीखें एक दफ़ा निकल जाएं। अमरीकी भाग रहे हैं, कौन है हम। हाँ, अभी भाग रहे हैं। इसीलिए ईरानियों ने क्या किया, एयरपोर्ट्स को हिट किया, 5 अमेरिकन एम्बेसी को हिट किया जॉर्डन के अंदर। और पाकिस्तान की मैं बात बताऊँ सामा, लाहौर कराची से इजाफी उनका जो स्टाफ था उसे अमेरिका ने निकाल लिया कि इधर से निकल जाएं। जारी बात है, पाकिस्तानियों के जज्बात हैं, गुजारे हुए, उसमें हलाकतें हुई, आपके सामने सारे मामलात हैं। तो मुझे बताएं, आपको लगता है अमेरिका ने इन चीज़ों को पेपर पे लिखा हुआ था डॉट्स को? बिल्कुल भी नहीं उसामा, कुछ भी नहीं है। सब कुछ सरप्राइज हो गया।
आप इंटरव्यू चेक करें, वो हवन्नक हो गए उसामा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही मैंने क्या कहना और है। वो सियासतदान थे भी कब? वही तो कह रहा हूँ। हाँ। और ये अमेरिका को कॉस्टली पड़ेगा एक ऐसे मॉन्स्टर को दोबारा लेके आना जिसका चांस था, और मुझे लगता है डेमोक्रेट्स के मुंह पे भी जूता मारने की, उनकी लीडरशिप को जूता पड़ना चाहिए, जिन्होंने 2020 के अंदर उनके पास मौका था, 2024 के अंदर भी। 2020 में तो कोविड ने परफॉर्म नहीं किया, ये आ गए। लेकिन अगर उसामा ये गजा के अंदर जुल्म सितम रोक देते हैं ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्विंग स्टेट में मुसलमान वोट ही नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने देखा इनका वतीरा कि ये है लेफ्ट विंग, ये है प्रोग्रेसिव थॉट वाले, ये है इंसानी हकूक के चैंपियन, उन्होंने कहा इसकी बजाय जो इसको दे दो। और दूसरा, डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ी ज्यादती की, कैमला हैरिस को टिकट दे दिया। और भाई कैमला हैरिस तो नायब सदर है। अमेरिकन प्रेस ने कहा कि भाई पायलट नहीं बदलना था, जहाज बदलना था। तो यस। उस वजह से ट्रंप फिर आगे वहां के ऊपर है। तो इसमें लेफ्ट विंगर्स का भी बड़ा कसूर है कि कोई ट्रंप ने आके जो डिच करना ही करना था, लेकिन उन्होंने भी अपना रोल ड्यू प्ले उस तरीके से नहीं किया। अच्छा, आगे चलते हैं, मईशत की बात उसामा करते हैं। उसामा दुनिया में सबसे बड़ा आलमी तारीख का जो फिजाई तातुल है ना, वो ये है जो कोविड में भी उसामा नहीं हुआ था इस लेवल का। उसके अलावा आलमी बहरान में दुनिया का सबसे बड़ा फजाई लॉकडाउन, और सबसे बड़े जो आपको पता है कनेक्टिंग हब कौन से थे, दुबई, शारजा और दोहा, इधर से टच डाउन करके जाते थे, सारा सिस्टम चौक हो गया हुआ है। 10 लाख मुसाफिर उसामा मुतासिर हुए हैं। एविएशन डाटा ग्रुप कहता है कि दुनिया के अंदर 11,000 फ्लाइट्स मुअत्तल हुई हैं, सिर्फ एक दिन मंडे में 4,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। और कतर एयरवेज के जहाज ना सिर्फ खड़े हैं, डर रहे हैं कि हिट ना कर दें दोहा एयरपोर्ट को, वहाँ के ऊपर है। उसके अलावा ब्रेंट क्रूड की हमने बात ही नहीं की, तेल की 83 पे चला गया और 100 पे गया ना अगर है तो। अमेरिकन जो अपना रेटिंग एजेंसीज कहती हैं दुनिया में 0.7% इन्फ्लेशन, महंगाई का तूफान आ जाएगा पूरे ग्लोब के अंदर। और सेंट्रल बैंक जो हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी, सूद को रिविजिट करना पड़ेगा। और जो लोगों ने मॉर्टगेज पे घर लिए हैं ना उसामा, वो अगली किस्त देने के काबिल नहीं रहेंगे। 2008 की तरह का उन्होंने कहा इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है अगर यही पैटर्न ईरान ने मजीद कंटिन्यू किया तो। और $200 तक ये बात $200 उसामा आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं और आप सड़क पे पैदल होंगे। और याद रखें गरीब मुल्क है, रोटी तक नहीं खा सकते। आपको पता है सबसे ज्यादा गंदम कौन पैदा करते हैं, यूक्रेन और रशिया। उसकी वजह से रोटी का रेट जो है कितना बढ़ गया, स्टेपल फूड कहते हैं ऐसे है, तो हमारी बास्केट जो है वो महंगी बहुत हो जाएगी। और हालत ये है उसामा कि इस वक्त जो अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, चार्टेड फ्लाइट डबल कीमत पे जहाज करा रहे हैं, तो निकलने का चांस बन रहा है वहां से है। और ओमान और बहरेन की सड़कों के ऊपर गाड़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये वो हालात हैं जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। सेफेस्ट जोन थे, सब इन्वेस्टमेंट करते थे। और जैसे मैंने कहा कि लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, अमेरिका का जो बॉन्ड्स है वापस कर रहे हैं, हमें नहीं ये चाहिए। मैं बताऊं डोनाल्ड ट्रंप ने ये तसव्वुर नहीं किया था, अपने वाइल्ड ड्रीम्स के अंदर है। वो कहते हैं जो वॉर होती है ना उसामा, वॉर में अब हमेशा मिस कैलकुलेशन का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि मफरूजे है ना, स्पेकुलेशन है, क्या सर आई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसामा एक बंदा मारा जाता है, वली अहद जो है ना मारा जाता है, ऑस्ट्रो हंगरी का, ठीक है ना। अब उधर ऑस्ट्रिया का आगे से मसला क्या होता है, ब्लैक्स में एक ब्लैक जो हैंड ग्रुप है सर्बिया का, वो उन्हें मारता है। अब पता ही नहीं होता कि पीछे से एक ने मुआहदा खुफिया किया हुआ जर्मनी से, एक ने किया सोवियत यूनियन से। वो 2 से 4, 4 से 8 और वॉर जो है ब्रोक आउट होती है, ऑल आउट वॉर 5 साल चलती है उसामा। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है हिरोशिमा नागासाकी पे बम अटैक के बाद खत्म हुई थी। तो ट्रंप जो सोचते हैं ना मैं जब चाहूंगा पुल आउट कर लूंगा, ये क्विक जो है ना विन नहीं थी, ये क्विक सैंड बन गया। अब ये दलदल है जो सिंकिंग होल है, जो ट्रंप को कह रहा है कि आ जाओ। क्योंकि जो सिस्टम है ना ईरान का, कहते हैं हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम जज़ब करने की सलाहियत रखता है, अब्जॉर्ब करने की, लाओ जितने मिसाइल मारने हैं हमें। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड का तसव्वुर नहीं उसामा। और इंसानी पूरी तारीख में बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर रजीम चेंज नहीं होती। अब रजीम चेंज अगर उसामा होगा ना तो अमेरिका में होगा, अगर ये वॉर तूल पकड़ती है। उसकी वजह क्या है, अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं वो सेनेट के अंदर कह रहे हैं हम बिल लेके आएंगे इम्पीचमेंट का, कि एक ऐसा बंदा जिसने अमेरिका को ऐसी वॉर में दलदल में फंसा दिया जिससे निकलना नामुमकिन है। और जग हसाई अलहदा, रेपुटेशन डैमेज हुई है। और 13 उसामा वहाँ पे मिलिट्री के जो अड्डे हैं ना वो तबाह हो चुके हैं उसामा। अगर आप गूगल करें तो वहाँ के जर्नल कह रहे हैं कि हमें सप्लाई लाइन के लिए पता किस पे निसार करना पड़ा है, इंडिया पे। इंडिया के साथ उनका मुआहदा है ये लिमोवा, ये लॉजिस्टिक, और उसके अलावा क्या कहते हैं
ये जो एक्सचेंज उन्होंने करना था मेमोरेंडम, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम आपकी बेसिस इस्तेमाल कर लें, आपके पोर्ट्स इस्तेमाल कर लें। खाना तक नहीं जा रहा उन फौजियों के पास, वो इंडिया की पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 13 पोर्ट्स बंजर हो गई हुई है, बंदा ना बंदे की ज़ात है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी गल्फ को नेशंस की है। याद रखें, जब आप सिर्फ हाई राइज उसामा खड़ा करते रहे ना, और मिलिट्री का सिस्टम ना खड़ा कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि लीडरशिप की इंटेलेक्चुअल पावर्टी कितनी है, कि आप प्रैक्टिकल सोच ही नहीं रहे, प्रैग्मेटिक ही नहीं सोच रहे। मैं बताऊं, सैल्यूट करता हूं मैं उसे, भुट्टो को सैल्यूट करता हूं। उसके बाद जितनी भी लीडरशिप आती है 28 मई 1998 तक उसामा, यस, जो योम चाहे वो तकबीर, एस्टैब्लिशमेंट की है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे पॉलिटिकल बिल्कुल है, सही कोई कह भी रहे है, हैं, किसी ने रोल, इंक्लूडिंग डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनको तो सलाम है ना, कि कोई प्रोग्राम जो है वो रोल बैक उसामा नहीं करते। और उसके बाद याद रखें, कौमें प्राइस पे करती हैं उसामा। 98 के बाद प्रेशर अमेंडमेंट लगी थी पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने बर्दाश्त की। उसकी वजह क्या, आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जो यस। ईरानियन कॉस्ट पे करने को उसामा तैयार है, आयतुल्लाह ने बड़ी कॉस्ट पे करके अपनी कौम को बताया, पहले लीडर जाएगा, बाद में किसी की बारी और आएगी। वो कॉस्ट कब से पे कर रहे हैं? और वो उनकी कब से पाबंदियां आप देखें तो सही, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है लाइफ उनके सेविंग पास। ड्रग्स नहीं, थैलेसीमिया का बच्चा जो है उसको ब्लड नहीं चल सकता, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी के जहाज की इंश्योरेंस नहीं वहां के ऊपर हो सकती है। और आयतुल्लाह अली खामनाई उसामा सादा ग़िज़ा खाते थे, फूलों के साथ उनका शगफ था, वो ट्रैवल नहीं इंटरनेशनल करते थे, बड़ी कम कीमत तो चुकाई है उन्होंने अपना। तो मेरे ख्याल में ये कह देना, और लीडर उसामा ये होते हैं लीडर, और ये होती हैं कौमें। कितने लीडर हैं पाकिस्तान के जिनके जनाजे इस तरह के होंगे, कोई भी जो नहीं, आप देख ना लें। होने के बराबर। तो मेरे ख्याल में ये चीज बताती है कि लीडर जो होता है ना, वो गीदड़ नहीं हो सकता उसामा, वो लीडर ही होता है, ठीक है ना। यस, और वो मुस्लिम उम्मा को उसामा हिस्ट्री में बड़े कम लीडर ऐसे मुयस्सर ऐसे आए ही हैं, है, टू बी बिल्कुल ऑनेस्ट है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में खत्म होता मामला कहाँ नजर आ रहा है? उसामा मेरे ख्याल में ख़त्म होने का जो अभी तो नो डाउट वॉर है, वॉर के अंदर कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं उस तरीके से कर सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जनेवा के अंदर मुज़ाकरात अगर करेंगे तो मुस्कुराते हुए करेंगे, और वो फ़तह की स्माइल होगी है। और मुझे लगता है यही आयतुल्लाह को एक सैल्यूट होगा कि आपके जाने के वाह। बाद भी ईरान है, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूँ उसामा। उन्होंने वो लड़के, आयतुल्लाह कहते थे, मैंने इतने आयतुल्लाह बना दिए हैं, जो मैंने पुलिस में रखे हैं, जो मैंने मिलिट्री में रखे हैं, अदालतों में रखे हैं। 48 साल की इन्वेस्टमेंट है उसामा, यस, ये कोई थोड़ा ऐसा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम चार नहीं पांच है। दहाइयां हैं। जब बिल्कुल, और वो सारी यूथ है, आप चेक करें उनके आंसू, चेक करें आप वो वीडियो चेक करें जिसमें छोटा बच्चा कहता है, आयतुल्लाह से कहते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, कहता है मैं शहीद बनना चाहता हूँ। और कितना उन्होंने प्यारा कहा, जवाब देते प्यारा हैं। जवाब, उन्होंने कहा नहीं अभी आप छोटे हैं, आप जाएं, 80-90 साल की उम्र जिए, फिर शहीद हो वाह जाएं। वाह तो वाह मुझे वाह। लगता है हाँ, पॉडकास्ट में ये भी जो है ना फुटेज दिखा के ना जी आवाम को जरूर दिखाना जरूर, चाहिए। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, और मैं ये समझता हूँ कि ये भी सदका जारिया आपकी तरफ से, जो आपने ज़ाहिर है कि आज इतनी रिसर्च मेरे ख्याल बेस्ड में आपने जुल्म के गुफ्तगू अंदर की। जो है उसामा, बिल्कुल ऐसे कि ही है। आपको जो है ना तकबीर का नारा ज़रूर लगाना चाहिए एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम उम्मा करने को तैयार है। उसामा याद रखें, एक ही हुर होना था, और वो हुर मुयस्सर नहीं आया अभी। कोई एक कंट्री हुर बनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। यस यस, बिल्कुल बड़ी बदकिस्मती है ये, बड़ी बदकिस्मती। लेकिन खैर, मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी सतह पे, ये जंग में रोल प्ले करना ही है, आप यकीन जानिए, ये जिहाद ही है। ज़ाहिर है कि जो चीज़ आपके पास है, कलम है, आवाज़ है, उसको इसी तरह से रेज़ करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ नाज़रीन कि आज का जो हमारी गुफ्तगू, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, शायद इससे पहले इतनी भरपूर गुफ्तगू किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई, जिसके अंदर हिस्ट्री भी थी, जिसके अंदर मजहबी तौर पे आइडियालॉजी भी थी, तीनों बड़े मज़ाहिब की, और उसके साथ साथ आपके लीजिए करंट सिचुएशन भी थी, आने वाले वक्त की प्रेडिक्शंस भी थी। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, एक दफ़ा फिर से आपका। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।